बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर मरियम नवाज़। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े ही अहम केस की समाअत आइनी बेंच ने की है। ये केस है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है या नहीं हो सकता। ये अपीलें हैं सुनी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट। इससे कबल इस जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को गैर आइनी करार दे चुकी है और जो मुतलका दफ़ात हैं उनको भी कलअदम करार दे चुकी है, जिसके ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत वज़ारत दिफ़ा की जानिब से अपीलें दायर की गई थीं। वो अपीलें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच सुन रहा है। ये केसेस 9 मई 2023 के तनाजुर में जो तकरीबन 103 या 104 मुल्ज़मान थे जो मिलिट्री ने अपनी कस्टडी में लिए थे, जिनके ख़िलाफ़ ट्रायल शुरू हुए थे, उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इसी साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 20 जो कुछ मुल्ज़मान की हद तक फ़ैसले सुनाने का कहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि उनकी हद तक शायद उनकी बरियत हो जाएगी। तो उनकी हद तक बहरहाल फ़ैसले सुना दिए गए और उनके बरियत तो नहीं हुई थी, उनको सज़ाएँ थीं। किसी की 10 माह, किसी की 1 साल की सज़ा थी। उनको ईद उल फ़ितर से पहले 20 मुल्ज़मान को रिहा कर दिया गया था और 85 मुल्ज़मान अभी भी मिलिट्री की कस्टडी में मौजूद हैं। और ये मामला चलता रहा। पिछले साल दिसंबर में जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसको सस्पेंड किया गया था, जिसके बाद ये ट्रायल चलते रहे। ट्रायल कंक्लूड करने का ऑर्डर दे रखा था सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों में, लेकिन फ़ैसला सुनाने से रोक रखा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो फ़ैसला सुनाने की भी इजाज़त दे दी है। आज की समाअत में क्या हुआ है, मरियम नवाज़ साहिबा हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे कि सबसे पहले तो फ़ैसला क्या है, उसके बाद हम प्रोसीडिंग्स में आएंगे कि आज की प्रोसीडिंग या पिछले 2-3 दिन की प्रोसीडिंग्स में हुआ क्या है। जी जी देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम दिन इस तरह से था कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकी तमाम कॉज लिस्ट को आइनी बेंच ने मुअत्तल करके फ़ौजी अदालतों का मुकदमा सुना और लगा यही था कि शायद किसी कंक्लूजन की तरफ पहुँचे, मगर बदकिस्मती से अभी ख्वाजा हारिस साहब पहले पॉइंट पर हैं और ये मुकदमा कम अज़ कम आप अगले 6 महीने भी अब तो कंक्लूड होता नहीं देखेंगे। जो ऑर्डर आज आ गया है उस ऑर्डर के अंदर ये कहा इसी ऑर्डर का इंतज़ार था, इसी ऑर्डर का इंतज़ार था या चीज़ों को ड्रैग करके उस तरफ ले जाया गया, या यही वो ऑर्डर था जिसका पहले दिन से अटॉर्नी जनरल ऑफिस इस बेंच के सामने, जो पिछला बेंच था उसके सामने भी प्लीड करा था कि ये करने दीजिए, उसके बाद देख लेंगे। तो हुआ कुछ ये है कि अब आज जो 85 अफराद 9 मई के वाक़यात की पादाश में मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई हो रहे थे, मिलिट्री तहवील में थे, आज उनको सज़ाएँ सुनाने की भी इजाज़त दे दी है। और बज़ाहिर इसको मशरूत इजाज़त कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हतमी फ़ैसले के साथ लिंक्ड होगी। लेकिन अब हतमी फ़ैसला क्या करेगा? या तो उन 85 अफराद के हवाले से हतमी फ़ैसला कहता कि उनको आम फ़ौजदारी अदालतों में ही ट्राई होना चाहिए, जहाँ से उनके ट्रायल्स रुके थे, जहाँ से उनको हवाले किया गया था, मिलिट्री कस्टडी में दिया गया था, वहाँ से शुरू हो। लेकिन आज इन जजेस ने तो एक लकीर खींच दी। एक हद तक तो उन्होंने ये बता दिया कि ये 85 अफराद अब उनको सज़ाएँ हो जाएंगी। सज़ाएँ होने के बाद अगर देखिए दो बरी भी हो सकता है वैसे आपकी देखिए कह रहे थे, जब पूछा गया ये अटॉर्नी जनरल ऑफिस से एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने बरी होना था उनको तो रिमिशंस दे के एहसान करके उनको बरी कर दिया गया। उसमें भी किसी की रिहाई नहीं थी, किसी को बरी नहीं किया गया था, बल्कि उनको सज़ाएँ सुना कर मतलब अपनी सज़ाएँ पूरी करके निकले थे। तो बरी कोई नहीं था, वो भी सारे कन्विक्टेड बंदे थे। तो अब ये है कि जो 85 अफराद हैं उनकी हद तक उन्होंने कहा कि देखेंगे, क्योंकि अब ज़ाहिर है जब इन्होंने पिछला ऑर्डर सुनाया था तो 28 मार्च था और आज 12-13 दिसंबर हो गई है। तो अब आज के दिन तक भी 6-7 महीने 8 महीने गुजर चुके हैं और उनके बाद भी अगर किसी की एडिशनल सज़ाएँ थी तो उनमें कहा गया है कि आर्मी चीफ से रिमिशन की अपील की जाएगी, यानी सज़ाओं में कमी की अपील की जाएगी। और फिर अगर वो सज़ाओं में कमी करते हैं तो इनको हो सकता है कुछ अफराद रिहा हों, वरना जो रिहा नहीं होंगे उनको सज़ाएँ सुनाकर बाकायदा जो सिविल जेल अथॉरिटीज़ हैं उनके हवाले कर दिया जाएगा। और सिविल जेल में आने के बाद ये कहा गया कि वो ज़मानत के भी हकदार होंगे और वो रिट में जो है वो आ सकेंगे। तो अगर अपीलें भी दायर कर सकेंगे, बिल्कुल अपीलें कर सकेंगे हाई कोर्ट्स में और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी आ सकेगा मामला। लेकिन फिर सवाल ये है कि अगर इस तरह से सब कुछ चलाना था तो आपने ये ऑर्डर पिछले साल दिसंबर में 13 दिसंबर, मुझे लग रहा है आज पूरा साल हो गया है, पूरा साल आज हो गया है, तो आपको ये पिछले साल ही कर देना चाहिए था ना।
पहली हेयरिंग पे। अब तक हो सकता था किसी को हाई कोर्ट से उसकी अपील मंजूर हो गई होती, किसी का मामला सुप्रीम कोर्ट से सेटल हो जाता। आपने 1 साल रख के किया क्या? और इन द एंड ऑफ द डे आपने मिलिट्री कोर्ट्स की कानूनी हैसियत को तस्लीम कर लिया। इसमें- लेकिन जजेस इसको रियलाइज़ नहीं कर रहे। अब आज देखें बहुत सारे सवालात हुए, गुज़िश्ता रोज़ भी हुए, जैसे जमाल मंदोखिल बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला लेकर आते तो बाकी बेंच ना उसके ऊपर अपनी सेंसिटाइजेशन शो करता है, ना उनको इस केस की हसासियत का इल्म है। और आज तो आपने कम अज़ कम 85 अफराद की हद तक कानूनी हैसियत तस्लीम कर ली है फ़ौजी अदालतों की। आपने कहा है ठीक है, ये कोई लेसर चिल्ड्रन ऑफ गॉड होंगे, इनका होना चाहिए फ़ौजी ट्रायल। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि ये जब चल रहे थे केसेस, तो उसमें अटॉर्नी जनरल ने, जहाँ मुझे याद पड़ता है, कुछ सज़ाओं का भी बताया था कि मैक्सिमम सज़ा क्या है। वो जस्टिस मुनीब अख्तर जब पूछा करते थे कि मैक्सिमम सज़ा क्या है, इसमें मैक्सिमम सज़ा बताई क्या गई थी आपकी नज़र? देखिए, जो मैक्सिमम सज़ा बताई गई थी ना, वो 3 साल बताई गई थी। अच्छा। और अगर 3 साल भी आप लगाएं और फिर जो रिमिशंस दे देते हैं आर्मी चीफ साहब, अगर उनको भी देखा जाए तो उसके बाद तो अब इन अफराद की भी सज़ाएं ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन सज़ाओं का अरसा शुरू कब से होगा? सज़ा सुनाने के बाद से? नहीं, या नहीं। पहले से, जब से वो तहवील में है, जब से राइट? तहवील अगर से- वो तहवील में है तो उनको 1.5 साल से ज़ायद अरसा तो जेल में हो चुका है। तो उस सूरत में अब क्या उनकी 1.5 साल और फिर 1.5 साल बाद वो छूट जाएंगे, तो फिर तो उनको आपके यहाँ से एक्विटल तो नहीं चाहिए। मुझे तो नहीं लग रहा कि आप अगले साल में भी इसको ख़त्म करने के इरादे में हैं। अच्छा, इस किस्म का ऑर्डर आ गया। इसमें एक चीज़ टेक्निकली मैं आपको बता दूं कि अगर तो फ़र्ज़ करें कि जो अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि 3 साल सज़ा है मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम 3 साल सज़ा है तो इस वक्त तक वो 19 माह की सज़ा भुगत चुके हैं। 3 साल की सज़ा में अगर 2 माह की सज़ा भी कोई मुलज़म भुगत चुका हो, तो उसका अगर फ़ैसला अगर हाई कोर्ट में आता है, तो हाई कोर्ट पहली नहीं तो दूसरी तारीख़ में उस सज़ा को मुअत्तल करके उस बंदे को ज़मानत दे देती है। यहाँ 19 माह की सज़ा है, तो मेरी नज़र में कानूनी तौर पर अगर तो मैक्सिमम 3 सज़ा है। मैं मैक्सिमम इसलिए कह रहा हूँ कि पता नहीं, हो सकता है पहले भी अटॉर्नी जनरल ने तो ये कहा था कि वो बरी होंगे। सॉरी, आपकी बात काट रही हूँ, हाँ। लेकिन जब उनसे इन अपीलों, इंट्रा कोर्ट अपीलों के दौरान सवाल किया गया था, तो वो अपने पिछले बयान से फिर गए थे। हाँ। और उन्होंने कहा था ज़्यादा सज़ाएं भी हो सकती, ये तो अब सज़ाओं की नोयत से पता चलेगा। तो आपको याद होगा कि जस्टिस बंदयाल के दौर में मिलिट्री कोर्ट्स में वो बेंच मुख्तलिफ था, वहाँ हालात मुख्तलिफ थे, वहाँ अटॉर्नी जनरल डिफेंसिव पोजीशन में होते थे। यहाँ तो उन्हें डिफेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, जब बेंच उनसे काउंटर क्वेश्चन ही नहीं कर रहा, उनकी हर बात से एग्री कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने ये भी बताया था कि सज़ाएं ज़्यादा भी हो सकती, ज़रूरी नहीं है कि 3 साल की हों। उनसे कहा भी गया था कि आपने पहले कहा है वो नोटेड है, उन्होंने कहा नहीं, वो तो अब कोर्ट अथॉरिटीज़ पे है ना, जो ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, आज की समात में हुआ क्या है? मतलब कौन-कौन से क्वेश्चंस? कल तो हमने देखा कि जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, वो बड़े रीज़नेबल सवालात उठा रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये सिविलियंस के जो ट्रायल्स का मामला है, बड़ा ही एक सेंसिटिव नेचर इसमें इसलिए है कि वहाँ पे फेयर ट्रायल के इश्यूज़ भी हैं, वहाँ पे जो अक्यूज़ हैं उनसे मुलाकातों के मामलात और बहुत सारे चीज़ें हैं। फिर एक और बात, जो पिछले 20 लोग थे, उन 20 लोगों को सज़ा सुनाई गई, किसी को 10 माह, किसी को 11 माह। तो उन जो सज़ाएँ सुनाई गई थी, उनके जो ऑर्डर्स थे रिटन, वो ऑर्डर्स क्या मिले हैं उनके लवाहिकीन को? अभी तक किसी को कोई भी वो ऑर्डर नहीं मिला है, कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है। आज असल में जब एंड पे ये ऑर्डर सुनाने की नौयत आई ना, 85 अफराद को क्यों दिए जाने चाहिए सज़ाएँ, ये वाला मामला शुरू हुई यहाँ से हुआ कि एतजाज़ एहसन, बैरिस्टर एतजाज़ एहसन एंड पे आए और उन्होंने आके कहा कि इससे पहले भी जो आपने 20 अफराद छोड़े, कम अज़ कम उनकी फैमिलीज़ को पता तो हो उनके ऊपर ऑर्डर्स क्या हैं, वो आपने कौन से बरी किए हैं, आपने उनको कन्विक्ट करके छोड़ा है सज़ाएँ मुकम्मल होने पर, तो कम अज़ कम उनके ऑर्डर्स आने चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, रिकॉर्ड आना चाहिए। किस रिकॉर्ड के तहत, आपको अगर मालूम हो, अभी तक 9 मई के वाक़यात से मुतालिक अडयाला जेल में समातें होती हैं, तो वहाँ स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स कहते हैं हम क्यों रिकॉर्ड दिखाएं, हमारे पास रिकॉर्ड है, दिखा नहीं सकते, इनको सब पता चल जाएगा। तो इस किस्म से आप ट्रायल चला रहे, तो वो उन्होंने मांगा, तो वहीं से ये बहस शुरू हुई कि रिकॉर्ड तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि वो तो आ जाता होता है, वो तो अदालत मंगवा लेती है। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने ये कहा कि हम पेशावर में कई मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक जो मुकदमात है उनकी समात करते थे, तो जो मुद्दई होता था या जो एक्यूज़्ड होता था, उसके पास रिकॉर्ड हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि ये रिकॉर्ड ना हो, रिकॉर्ड तो होगा, आप रिकॉर्ड क्यों छुपा रहे हैं? तो उन्होंने कहा वो हम दे देंगे। तो अदालत ने कहा कि देखें, अब तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि दे देंगे। तो बहरहाल उन्होंने पूछा कि फिर एतजाज़ एहसन ने कहा कि जो बाकी के 85 अफराद है, कम अज़ कम उनको आप फ़ौजी तहवील से निकाल लें और सिविल जेल में मुंतकिल कर दें, ताकि वो अपने राइट्स एक्सरसाइज कर सकें। तो वहाँ से फिर इन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप 85 के 85 अफराद को जो है वो कर दें, तहवील में दे दें, और उसके बाद जो है वो आप जब वो चले जाएंगे मिलिट्री तहवील में, तो मिलिट्री तहवील से निकल जाएंगे, उनकी सज़ाएँ हो जाएंगी, तो उसके बाद वो अपने फर्दर जो राइट्स होंगे उनको एक्सरसाइज कर सकेंगे। लेकिन आज जो मुख्तलिफ आपने सवालात का पूछा था, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने गुज़िश्ता रोज़ भी बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाए, वो
आज एक पॉइंट पर स्टक है। उन्होंने शुरू में ही ख्वाजा हारिस साहब से कहा कि सर आप हमें इस बात पे दलाइल दें कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है आर्टिकल 8, आप उसकी बार को कैसे फलांग रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए। उस पे ना ख्वाजा हारिस साहब बड़ी खूबसूरत दलाइल दे रहे थे जिस टाइम एंड से पहले। बिल्कुल उन्होंने कहा कि देखें जो मिलिट्री आर्मी एक्ट है, आर्मी एक्ट उनको ये भी याद दिलाया जैसे जमाल मंदोखिल ने कि एक बात जहन में रखें कि बुनियादी इंसानी हकूक़ 1973 के आइन में आए और आर्मी एक्ट 1952 है, 1992 का एक्ट है। तो आप इसको भी देखें कि वो 1952 का एक्ट है। तो 52 और 73 के बीच में जो लैप्स है उसको भी हमने देखना है उसके बाद ही। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो आर्मी एक्ट है उसके अंदर जो शिके हैं वो तो बुनियादी इंसानी हकूक़ का इतलाक़ उन पर नहीं होता। तो जैसे जमाल मंदोखिल ने कहा कि फिर तो जो शख्स आर्मी में जाता है वो अपनी मर्ज़ी से जाता है, उसको पता होता है उस पर बुनियादी इंसानी हकूक़ का इतलाक़ नहीं होगा, तो आप सिविलियन पर कैसे लगा सकते हैं। तो उस पर ख्वाजा हारिस साहब कहते हैं कि ये जो शिके हैं ना जिनको कलअदम करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, सवाल ये था कि वो शिके बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो शिके हैं ना ये बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम अगर हैं भी तो और इनका बुनियादी इंसानी हकूक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो इनके ख़िलाफ़ 184(3) की अपील में आने की क्या ज़रूरत थी। इनके ख़िलाफ़ तो 184(3) की अपील नहीं बनती। तो जैसे जमाल मंदोखिल ने कहा कि ठीक है, सॉरी 184(3) का मुकदमा नहीं बनता। तो जैसे जमाल मंदोखिल ने कहा कि वो तब ना बनता जब कोई फ़ौजी करता, वो अपील करता, लेकिन जब कोई सिविलियन आ रहा है और आप किसी सिविलियन के ऊपर वो एक्ट लगा रहे हैं जो आर्मी के डिसिप्लिन के लिए बना है, तो फिर उसमें सिविलियन 184(3) की जुरिस्डिक्शन जो है वो इसको इन्वोक कर सकता है। तो इस किस्म के दलाइल चल रहे थे, ज़्यादातर क्वेश्चंस थे। जैसे जमाल मंदोखिल ने तो आज ये भी कहा कि जो आर्मी एक्ट की ये शिक्के हैं इनसे मुतालिक आपको हमें सेटिस्फाई करना होगा कि ये कैसे बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम नहीं है और हम उनको अपहेल्ड करें कि आप किसी भी शख्स को पकड़ के आर्मी एक्ट के एम्बिट में लाके उसका ट्रायल शुरू कर दें। तो जैसे जमाल मंदोखिल के सिवा मुझे किसी भी और जज का के हवाले से नहीं लगा ये कि वो इस किस्म के क्वेश्चंस कर रहे हैं। बहरहाल लेकिन अब ये लग रहा है कि अगर कभी कोई हतमी फ़ैसला आता है इस मुकदमे का तो वो यही हो सकता है कि आप एक तरफ आर्मी एक्ट की जो शिक्के हैं उनको बहाल कर दें मेजॉरिटी के साथ, और बाय मेजॉरिटी उनको बहाल करके इन सिविलियन के ये हो सकता था, कल तक की पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि आप इन सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार देते, लेकिन अब तो आपने सज़ाओं की इजाज़त दे दी है। तो इसके बाद अगर कोई कलअदम भी करार देंगे तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब एक बंदा कन्विक्ट हो चुका है। मेरा ख्याल ये है कि बेहतर होता कि जो आइनी बेंच है वो जिस तरह हमने देखा माजी में ये मखसूस नशिस्तों के केस था या और भी केसेस होते हैं उसमें सुबह 9 बजे से लेकर 3-3, 4-4 बजे तक हियरिंग्स जो है वो होती रहती हैं। तो आइनी बेंच जो है मखसूस कर लेता कि हमने इस हफ़्ते सिर्फ यही केस सुनना है, और उसकी वजह ये है कि आपके पास कोई सिंगल केस आता है उसकी सिंगल एक वैल्यू है। ये तो 85 लोगों का केस है और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेहतर होता कि वो कहते हैं कि ये नेक्स्ट वीक में हमने हर सूरत इसका फ़ैसला करना है। ख्वाजा साहब आप बताएं आपने टाइम कितना लेना है आर्गूमेंट्स पे? पूछा गया था तो ख्वाजा साहब ने कहा अभी तो मैं बहुत वक्त लूँगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि हमने जनवरी के दूसरे हफ्ते से 26वीं तरमीम का केस सुनना है, तो आप ऐसा करेंगे उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म कर ले, लेकिन मुझे ये ख़त्म होता नजर आपको भी पता है ये मखसूस नशिस्तों के केस में भी बहुत वक्त वो कहें कि मैं 6 महीने लेता हूँ, ये तो नहीं होता ना। मतलब केस में अपने टाइम एक मखसूस टाइम है अदालत ने फिक्स करना होता है। फिर मखसूस नशिस्तों के केस में भी हमने देखा कि वो जब बेंच सुन रहा था तो उस वक्त वो टाइम तय कर लेते थे कि आपने कितना टाइम लेना है, आपने कितना मैक्सिमम टाइम आप बता दें। उसमें 1-2 घंटे 4 घंटे ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बेहतर होता कि वो फैसला कर देते। अब ये होगा, मुझे ऐसे लगता है जिस तरह आपने ठीक असेस किया कि ये 6 महीने जो है वो पड़ा रहेगा, बट ठीक है जी अब आगे चलते रहें, कभी ख्वाजा साहब आएंगे, कभी एक वकील, कभी दूसरा नहीं होगा। तो अब जो क्योंकि आर्ग्यूमेंट है ना वो कहेंगे कि आप वो तो सफरिंग खत्म हो गई ना, आपने कहा 85। उन्होंने आज सब वकला से पूछा, पिटिशनर के भी जो मेन केस मरकजी केस में पिटिशनर थे, एतजाज़ एहसन थे, ख्वाजा अहमद हुसैन थे, वीडियो लिंक पर मौजूद थे हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, उसके अलावा फैसल सिद्दीकी मौजूद थे, जो आबिद ज़ुबैरी हैं वो मौजूद थे। सब वकला से पूछा, किसी ने एतराज़ ही नहीं किया। उन्होंने कहा आप सिर्फ जेल अथॉरिटीज़ के हवाले कर दे, तो वो कहेंगे आपके कंसेंट से ऑर्डर हुआ था, अब तो आपके जो बंदे हैं वो भी मिलिट्री तहवील में नहीं है, तो फिर केस जब मर्जी कंक्लूड। मेरा ये ख्याल है कि जो फैमिलीज़ हैं उन 85 लोगों की, उनका भी प्रेशर होगा कि यार जो मर्जी है, अब एक किसी की फैमिली है वो का अंदाज़ा देखे ना, फिर उनको अंदाज़ा कोई नहीं रह सकता। फिर आप देखें पिछले साल दिसंबर में स्टे दिया गया था, उनको ये आइडिया था कि ये जनवरी में केस डिसाइड होगा, तो अब देखें हम जनवरी 24 में क्या जनवरी 25 की बात हो रही है, तो उनके ज़हन में वो भी होगा कि ये देखें फिर इन्होंने मार्च में वो जो ईद उल
फ़ितर से पहले 20 लोगों की बात की थी, तो ईद के बाद जो है वो केस डिसाइड हो जाएगा। ईद के बाद क्या, जुलाई के बाद देखे किसी ने नहीं। अब बड़ी मुश्किल से आकर बेंच बना है, तो उनको ये लगता है कि हो सकता है ये फिर अगले 6 माह ना चले, तो हमारे लोग तो अंदर हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आखिरी सवाल, अब इस केस का जो 85 लोगों की फ़र्ज़ करें कि 10 लोग जो है वो, उनकी सज़ा जो है वो 1.5 साल है, उनको रिहा कर दिया गया। बाकी लोगों की सज़ा जो है वो किसी की 7 साल हो, 5 साल हो या 3 साल हो, वो जेलों में चले गए। और ये बेंच जो है जनवरी की बजाय फरवरी या मार्च में फ़ैसला करता है, और फ़ैसला ये होता है कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकते। तो आपकी असेसमेंट क्या है, इन 85 की हद तक क्या डिसाइड करेगा? क्योंकि 85 तो ये चाहेंगे कि भाई जो हमारा हो चुका है वही, हम नहीं अब 80, क्योंकि 80 में पूरा एक प्रोसीजर है, वहाँ पे अलग से ट्रायल, एक लंबा मतलब अरसा लगता है उसमें। तो आपको क्या लगता है कि फिर ये क्या करेगा, उसको पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन वो कह देंगे या क्या करेंगे? देखिए साकिब भाई, सीधी सी बात यह है कि अदालत ने ना इस बात का एहसास किया, ना वो अब कर रही है कि आप किसी का एक दिन भी अगर वो गैर कानूनी तौर पर किसी तहवील में है तो उसको कंपनसेट नहीं कर सकते। आप मुझसे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब बंदा किसी जगह यरगमाल बना हो तो उसकी क्या हालत होती है। तो वो सिचुएशन इनको 5 घंटे की 5 घंटे यरगमाली की भी कितनी काफ़ी। तकलीफ दे होती है, बिल्कुल। तो जो लोग पिछले 1.5 साल से, आपने बताया 18-19 माह से अंदर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, अब उनको कंपनसेट तो अदालत नहीं कर सकती। कोई महज़ब मुल्क होता, कोई रूल ऑफ लॉ वाला मुल्क होता, बैरून मुल्क ये होता है अमेरिका बरतानिया में कि अगर एक दिन भी किसी ने गलती से गुजारा है, अदालत उसको कंपनसेट करती है। मगर यहाँ वो रिवाज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकेगा कि आप ये कह दें कि अगर फ़ौजदारी अदालतों में ये ट्रायल होना चाहिए था, तो अब से सिविलियंस का इस किस्म के भी मसाइल में जो हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वही करेंगी, लेकिन इनका क्योंकि ये सज़ाएँ काट चुके हैं, तो अब इनकी सज़ाएँ मज़ीद बढ़ाई ना जाएँ। तो वही आप वाली बात, कमेटी पावर प्लान होगा कि बस ठीक है, हो गया, वी डोंट केयर किसी के कितने बुनियादी इंसानी हकूक़ सल्ब हुए, उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई ऑब्जर्वेशंस कम अज़ कम मैं आते नहीं देख रही। एक मेजॉरिटी जजमेंट के अंदर हो सकता है कोई अपना माइनॉरिटी नोट लिखकर अपने कॉन्शियस से, जैसे जैसे जमाल मंदोखिल सवालात उठा रहे हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा, सर्टिफाइड सिर्फ नहीं हो रहे। एक जज सवाल उठा रहे हैं ज़्यादातर? देखिए जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी सवालात सवाल उठा रही थी, टफ टाइम भी बाकी देती जैसे हैं। समीनुद्दीन खान, बाकी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर तो कहते हैं आपने सिर्फ हमें जिनाह हाउस का बताया हुआ है, बाकियों का भी बताएं तो हमें सारा केस रिकॉर्ड दें। अच्छा। उसके अलावा कोई भी इस तरह से डिस्टर्ब्ड इस पूरी सिचुएशन से नज़र नहीं आता इन 2 जजेस के अलावा। तो देखना है, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान वैसे खामोश हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल भी खामोश हैं, और ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ही काफ़ी इत्मीनान से ये मुकदमा सुन रहे होते हैं। तो लेट्स सी, मैं ये देख रही हूँ कि ये मुकदमा जो डिसीजन होगा, अगर वो यूनानिमस डिसीजन हुआ तो इसमें यही होगा कि आप आर्मी एक्ट की शिकें बहाल कर दें, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ा हाँ। ठेस वहाँ पहुँची थी, और ट्रायल की इजाज़त ना दें। मगर दूसरी सूरत में अगर यूनानिमस अगर इसके अलावा कोई फ़ैसला होता तो वो फिर यूनानिमस डिसीजन मुझे आता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमें दुआ करनी चाहिए कि वाकई जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते में ये अब इसको डिसाइड कर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज़ हमारे साथ थीं, बड़ी तफसील के साथ बताया कि आज की मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से केस की समाअत में हुआ क्या है, और फ़ैसले के असरात क्या होंगे, और आगे ये बेंच क्या कर सकता है। हर एंगल से हमने कोशिश की कि इसको कवर करें। आप हमें इस वीडियो पे फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।